मेरे प्रिय विद्यार्थियों और दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके चैनल पाथफाइंडर आईएएस में। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी और विगत महीनों में जो आपकी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो टीजीटी या पीजीटी की परीक्षा रही हो, चाहे वो आपकी जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा रही हो, इनके प्रश्न पत्रों को देखकर अब ये सहज अनुमान लगा सकते हैं आप कि परंपरागत प्रश्नों के पूछे जाने की प्रवृत्ति अब खत्म सी हो रही है। कमीशन ने लगातार बदलाव के संकेत दे दिए हैं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब आप सभी को एक विशेषीकृत अध्ययन की आवश्यकता पड़ेगी। इस सिलसिले में हमारी जो क्लासेस चल रही थी कुछ कारणों से बाधित रही और अब हम लोग नए सिरे से एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर हमारा रजिया सुल्ताना पे खत्म हुआ था। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दिल्ली सल्तनत में गयासुद्दीन बलबन। गुलाम वंश से इल्तुतमिश और बलबन से पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रवृत्ति हमेशा एक ना एक प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आइए आज इन खास प्रश्नों पर हम लोग नजर डाल लेते हैं। कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं? गयासुद्दीन बलबन से पूछे जाने वाले प्रश्नों पर अगर हम दृष्टिपात करें तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि ये बताइए, दिल्ली सल्तनत में दैवीय राजतंत्र की संकल्पना का जन्मदाता कौन था? तो सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत में दैवीय राजतंत्र की संकल्पना का जन्मदाता गयासुद्दीन बलबन था। गयासुद्दीन बलबन वो पहला सुल्तान था जिसने दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की पद और उसकी प्रतिष्ठा को स्थापित किया और उसकी निरंकुशता को स्थापित करने के प्रयास किए। और इस संदर्भ में उसने सबसे पहले अपने आप को जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर का प्रकाश और नियाबत ए खुदाई मतलब पृथ्वी पर ईश्वर का या अल्लाह का प्रतिनिधि अपने आप को घोषित किया। और इन्हीं संदर्भों में आगे बढ़कर के गयासुद्दीन बलबन ने खुद को एक महान ईरानी पौराणिक वंश अफ्राशियाब वंश से संबंधित बताया। लगातार प्रश्नों के पूछे जाने की परंपरा है कि दैवीय राजतंत्र की संकल्पना का जन्मदाता दिल्ली सल्तनत में इट वॉज बलबन, जिल्ले इलाही नियाबत ए खुदाई गयासुद्दीन बलबन, एज वेल अपने आपको एक महान ईरानी पौराणिक वंश से संबंधित करने वाला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन बलबन, अफ्राशियाब वंश। एज वेल इसी संदर्भ में बलबन ने एक बड़ी महत्वपूर्ण नीति को आगे बढ़ाया, लौह एवं रक्त की नीति। आप ध्यान देना, ये कहते हैं कि कुलीनता, प्रशासन में कुलीनता और लौह एवं रक्त की नीति, दी पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड, इसको शुरू करने की शुरुआत किसको है? गयासुद्दीन बलबन। और गयासुद्दीन बलबन ने ही ये संकल्पना दी कि सुल्तान का कोई भी सगा संबंधी नहीं होता और राजशाही में नातेदारी नहीं होती। किंगशिप नोज नो किनशिप, किंगशिप नोज नो किनशिप। इट मीन्स कि राजशाही में नातेदारी नहीं होती, सुल्तान किसी का सगा संबंधी नहीं होता। इट मीन्स प्रशासन में सुल्तान महत्वपूर्ण है, नियम महत्वपूर्ण है, पक्षपात नहीं किया जा सकता किसी के साथ। आपको ध्यान देना चाहिए, ये प्रश्न एक बार और पूछा गया है कि ये बताइए, ये संकल्पना किसने फॉलो की आगे? तो अगर दिए गए विकल्पों में गयासुद्दीन बलबन नहीं मिलता है तो आपको चुनना है इब्राहिम लोदी। आपको चुनना है इब्राहिम लोदी। तो 3-4 बातें हो गई, नियाबत ए खुदाई, जिल्ले इलाही, अफ्राशियाब वंश, लौह एवं रक्त की नीति, कुलीनता की नीति, एज वेल राजशाही में नातेदारी नहीं होती। इसके साथ ही साथ बलबन ने अपने दरबार की प्रतिष्ठा, सुल्तान की निरंकुशता, सुल्तान की प्रभुसत्ता को स्थापित करने के लिए अपने दरबार में ईरानी परंपराओं, फारसी परंपराओं को लागू करने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा भी कह सकते हैं कि बलबन का राजत्व ईरानी परंपराओं से अनुप्रेरित था और इस संदर्भ में उसने दरबार में पैबोस और सिजदा की शुरुआत की। पैबोस यानी पैरों को चूमना, सिजदा यानी कि लेटकर
प्रणाम करना, सुल्तान को प्रणाम करना। ये दोनों बातें ये दिखाती हैं कि दैवी राजतंत्र की संकल्पना पैबोस और सिजदा अल्लाह के लिए हो सकता था, और चूंकि बलबन दिल्ली सल्तनत में खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि, अल्लाह का प्रतिनिधि कहता है, इस संदर्भ में उसने पैबोस और सिजदा की शुरुआत की। इसी के साथ ही साथ बलबन ने एक त्योहार मनाना शुरू किया, नवरोज का त्योहार, फारसी त्योहार, ईरानी नववर्ष का त्योहार, नवरोज का त्योहार। आपसे पूछा गया है कि ये बताइए कि नवरोज की शुरुआत किसने की? बलबन ने की। कितने दिनों तक मनाया जाता था नवरोज? 19 दिनों तक मनाया जाता था। नवरोज कितने दिनों तक मनाया जाता था? 19 दिनों तक मनाया जाता था। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नवरोज को आगे औरंगजेब ने प्रतिबंधित किया। इट मीन्स कि यहां से शुरुआत हुई है, बलबन के समय से शुरुआत हुई है, और ये लगातार चलता रहा है, और इसको औरंगजेब ने प्रतिबंधित किया। आपसे एक प्रश्न और महत्वपूर्ण पूछा गया है कि ये बताइए कि सिजदा को किसने प्रतिबंधित किया? तो सिजदा या सजदा को प्रतिबंधित करने वाला मुगल काल में शाहजहां था। आपको ध्यान रखना चाहिए, सिजदा पर प्रतिबंध लगाने वाला शाहजहां, नवरोज पर प्रतिबंध लगाने वाला औरंगजेब। दोनों की शुरुआत बलबन के समय से। अच्छा, अब एक खास बात यह है, आपको शुरुआती दौर में आपने पढ़ा था कि तुर्काने चहलगानी का गठन किसने किया? महत्वपूर्ण तुर्की सरदारों का संगठन तुर्काने चहलगानी का गठन किसने किया? तो आपको पता है इल्तुतमिश। लेकिन अब तक बलबन ने अपने सुल्तान पद की प्रतिष्ठा और उसकी प्रभुसत्ता को स्थापित करने के लिए तुर्काने चहलगानी का विघटन कर दिया। एक बड़ी बात यह है, क्योंकि दरबार में इन तुर्की सरदारों का प्रभाव, उनकी प्रभावशीलता बढ़ती जा रही थी, और चूंकि बलबन भी कभी तुर्काने चहलगानी का सदस्य था और वो तुर्की सरदारों की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं, उनके द्वारा किए जाने वाले षड्यंत्रों से वाकिफ था, इसलिए उसने तुर्काने चहलगानी का विघटन कर दिया। और प्रशासन में महत्वपूर्ण सूचनाएं सुल्तान तक पहुंचती रहे, इसके लिए उसने एक सशक्त गुप्तचर विभाग की स्थापना की और गुप्तचरों यानी बरीद की नियुक्ति की। ये सारी सूचनाएं सुल्तान तक निर्विरोध लगातार पहुंचाते थे। तो बरीद यानी गुप्तचर विभाग की स्थापना बलबन ने आगे बढ़कर एक विशेष बात और डाली, सुगठित सैन्य तंत्र की नींव डाली बलबन ने। आप ध्यान रखिएगा, बलबन यद्यपि की एक स्थायी केंद्रीय सेना का गठन कर पाने में विफल रहा, लेकिन इस संदर्भ में बलबन ये जानता था कि सुल्तान को अगर शक्ति और निरंकुशता के साथ शासन करना है तो उसके पास एक सुगठित सेना होनी चाहिए और उसके पास एक सुगठित सैन्य विभाग होना चाहिए। और उसने एक नवीन सैन्य विभाग दीवान आरिज की स्थापना की। एक नवीन सैन्य विभाग दीवान आरिज की स्थापना की, और यह सैन्य विभाग था। दीवान आरिज का जो प्रमुख अधिकारी था वो कहलाता था आरिज ममालिक। सैन्य विभाग की स्थापना गयासुद्दीन बलबन। सैन्य विभाग क्या कहलाता है? दीवान आरिज। दीवान आरिज विभाग का प्रमुख कौन था? आरिज ममालिक। और इस पद पर सर्वप्रथम किसकी नियुक्ति हुई? तो आपको पता रहना चाहिए कि इस पद पर सर्वप्रथम इमादुल मुल्क की नियुक्ति हुई। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आरिज ए ममालिक किसी भी दशा में सेनापति नहीं था। ये सेना मंत्री था जो सैनिकों की नियुक्ति, उनके प्रशिक्षण, उनके सैनिक साजो सामान की खरीद फरोख्त, घोड़ों की खरीद फरोख्त, इन सब बातों के लिए जिम्मेदार था, सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार था, लेकिन वो किसी भी दशा में सेनापति नहीं था। और दिल्ली सल्तनत के इस विभाग की तुलना अगर हम करें, दीवान आरिज विभाग की तुलना अगर हम मुगल काल के किसी अधिकारी से करें, किसी विभाग से करें, तो वो है मीर बख्शी। आरिज ममालिक और मीर बख्शी दोनों ही सैन्य मंत्री थे, सेनापति
नहीं थे। आपको ये बात विशेष तौर पे ध्यान में रखनी चाहिए। आगे आप देखिए, पूछा जाता है कि तुगरिल खान के विद्रोह का दमन किसने किया। तो तुगरिल खान के विद्रोह, वो बंगाल का अधिकारी था और इस पर बलबन ने उसका कठोरता पूर्वक दमन किया। और ऐसा कहते हैं, बर्नी कहता है कि उसने बुजुर्गों से सुना है कि बंगाल में इतने कठोर दंड कभी नहीं दिए गए। ऐसे कहते हैं कि विद्रोहियों के सिर काट के उसने पूरे बंगाल में, लखनौती में विद्रोहियों के सिर कटवा कर टंगवा दिए, उनके सिरों के ढेर लगवा दिए। तो बलबन का एक महत्वपूर्ण जो विद्रोह है बलबन के काल में, वो बंगाल के तुगरिल खान के विद्रोह का दमन है। मैं आपको और बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने बताया था कि कुलिंदा को महत्व दिया, तो बलबन ने अपने अधिकारियों की वंशावली भी चेक करवाई। और ये यहाँ पर वो कहता है बलबन कि निम्न कुल के अधिकारियों को देखकर मेरी आंखों में खून उतर आता है। इस संदर्भ में उसने अपने तुर्की सरदारों की वंशावली चेक करवाई, और अगर उसको लगता है कि किसी अधिकारी का संबंध किसी निम्न कुल के व्यक्ति से है, तो उसने उन अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। आपको बताना चाहता हूं, बलबन ही वो पहला शासक था जिसने उत्तर पश्चिमी सीमा की जो सुरक्षा व्यवस्था है मंगोलों के आक्रमण से, उसकी तरफ ध्यान दिया उसने। आपको बताना चाहता हूं कि बलबन पहला सुल्तान था जिसने उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के संदर्भ में मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा की दृष्टि से उत्तर पश्चिमी सीमा पर किलों की श्रृंखला बनवाई और वहां पर 18,000 तुर्की सैन्य घुड़सवारों की, तीरंदाजों की नियुक्ति की। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि बलबन का एक बेटा शहजादा मोहम्मद मंगोलों के विरुद्ध युद्ध करता हुआ शहीद हुआ था, और बलबन ने शहजादे मोहम्मद को शहीद की उपाधि दी थी। ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं और दोबारा से पूछे जा सकते हैं। एक बात यहाँ पर और बताना चाहता हूँ कि बलबन ने इक्तादारों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक नवीन अधिकारी ख्वाजा की नियुक्ति की। अब यहाँ पर एक नया प्रश्न बनता है कि ये बताइए, भारत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत मोहम्मद गौरी ने की थी, लेकिन इक्ता प्रणाली का वास्तविक संस्थापक या इक्ता प्रणाली को एक संस्थागत रूप प्रदान करने का श्रेय किसको है, वो इल्तुतमिश को है। इन सारे प्रश्नों में बड़ा कंफ्यूजन है, आप इसको क्लियर कट समझ लीजिएगा। आगे बलबन ने अपनी मृत्यु के पहले अपने ज्येष्ठ पुत्र शहजादे मोहम्मद के पुत्र कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। लेकिन उसका जो विश्वसनीय अधिकारी है कोतवाल फखरुद्दीन, उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए बलबन के दूसरे पुत्र बुगरा खान के बेटे कैकूबाद को सुल्तान नियुक्त किया। और आपको पता है कि बाद में कैकूबाद विलासिता में डूब गया, अपाहिज हो गया, और फिर उसके बाद कैमूर्स, और फिर उसके बाद खिलजी क्रांति 1290 में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा एक नवीन वंश, खिलजी वंश की स्थापना होती है। तो फिलहाल मैंने वो खास बातें गयासुद्दीन बलबन के संदर्भ में आपको बता दी हैं, और अगला मेरा टॉपिक खिलजी वंश पे होगा। और मैं चाहता हूं कि आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जाता हूं। मुझे उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और आप इसको थोड़ा सा जूम करके एक नोट्स भी मेंटेन कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको धीरे धीरे करके प्रत्येक टॉपिक कवर कर दूं। मेरी एक टेस्ट सीरीज भी अभी लॉन्च होने जा रही है, बहुत जल्दी आपको इसके संदर्भ में सूचना दी जाएगी। इसके लेक्चर को मैं यहीं विश्राम देता हूं, और शीघ्र ही मेरा अगला लेक्चर खिलजी वंश पे होगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।